अध्याय 1 विद्रोह के कारण। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के कारणों को विस्तार और क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि यह विद्रोह किसी एक घटना या अचानक उत्पन्न असंतोष का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से जमा होते आए राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण कार्यरत थे। अध्याय में बताया गया है कि राजनैतिक स्तर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। विशेष रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के कारण अनेक भारतीय रियासतों का विलय कर लिया गया, जिससे परंपरागत शासक वर्ग को अपमान और अन्याय की भावना हुई। मुगल सम्राट की सत्ता को मात्र औपचारिक बना देना भी राजनैतिक अस्थिरता का एक कारण बताया गया है। आर्थिक कारणों के अंतर्गत यह कहा गया है कि कंपनी शासन की राजस्व नीतियां किसानों और जमींदारों दोनों के लिए अत्यंत कठोर थीं। भारी कर, भूमि की जब्ती और पारंपरिक कृषि व्यवस्था के टूटने से ग्रामीण समाज में व्यापक असंतोष फैल गया। साथ ही भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों के पतन ने कारीगरों और व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया, जिससे आर्थिक संकट और गहराता चला गया। सामाजिक और धार्मिक कारणों पर भी अध्याय विशेष ध्यान देता है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय समाज की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप की आशंका बढ़ती जा रही थी। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और कुछ सामाजिक सुधार कानूनों को लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए खतरे के रूप में देखा। इससे यह धारणा बनी कि ब्रिटिश शासन भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। सैन्य कारणों को विद्रोह की चिंगारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय में बताया गया है कि भारतीय सिपाहियों को वेतन, पदोन्नति और सम्मान के मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। समुद्र पार सेवा से जुड़ी धार्मिक आपत्तियों की अनदेखी और नई सैन्य नीतियों ने असंतोष को और बढ़ाया। अंततः एनफील्ड राइफल के कारतूसों से जुड़ा विवाद, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह फैली, ने सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत किया। अध्याय यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति थी, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग, शासक, किसान, सिपाही, कारीगर और धार्मिक समूह अलग अलग कारणों से शामिल हुए। इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव ही उस बड़े विद्रोह का आधार बना, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को गंभीर चुनौती दी। अध्याय 2 प्रस्तावना। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह से ठीक पहले की परिस्थितियों और घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि विद्रोह अचानक नहीं फूटा, बल्कि उससे पहले अनेक छोटे छोटे संकेत और घटनाएं सामने आ चुकी थीं, जिन्हें यदि गंभीरता से समझा जाता तो व्यापक विद्रोह को रोका जा सकता था। अध्याय में बताया गया है कि 1856-57 के दौरान उत्तरी भारत में असंतोष की भावना तेजी से फैल रही थी। सेना के भीतर अनुशासन तो बना हुआ था, लेकिन सिपाहियों के मन में अविश्वास और भय गहराता जा रहा था। नई राइफल और कारतूस से जुड़ी अफवाहें केवल तकनीकी परिवर्तन का प्रश्न नहीं थीं, बल्कि वे धार्मिक भावनाओं से सीधे जुड़ गई थीं। अध्याय में ये कहा गया है कि इन अफवाहों ने पहले से मौजूद असंतोष को एक स्पष्ट रूप दे दिया। प्रस्तावना वाले इस चरण में प्रशासनिक उदासीनता पर भी ध्यान दिलाया गया है। अध्याय में बताया गया है कि कई ब्रिटिश अधिकारियों को सिपाहियों और आम जनता के बीच बढ़ते तनाव की जानकारी थी, फिर भी इसे गंभीर खतरे के रूप में नहीं देखा गया। विद्रोह की संभावनाओं को केवल अफवाह या स्थानीय समस्या मानकर टाल दिया गया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। अध्याय में ये भी कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर जनता में ये धारणा बनती जा रही थी कि अंग्रेजी शासन उनकी परंपराओं, धर्म और जीवन शैली को बदलना चाहता है। अफवाहों, पर्चों और मौखिक प्रचार के माध्यम से ये विश्वास फैल गया कि कंपनी सरकार जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। इस वातावरण ने जनता और सिपाहियों को मानसिक रूप से विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। सैन्य घटनाओं के क्रम में बैरकपुर और मेरठ जैसे स्थानों का उल्लेख किया गया है, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाहियों ने स्थिति को और भड़का दिया। अध्याय में बताया गया है कि कुछ सिपाहियों को कठोर दंड दिए गए, जिससे सहानुभूति और आक्रोश दोनों फैल गए। इन घटनाओं ने विद्रोह को नैतिक समर्थन प्रदान किया और ये भावना मजबूत हुई कि अब प्रतिरोध आवश्यक हो गया है।
अध्याय ये भी दर्शाता है कि इस अवधि में विद्रोह का कोई केंद्रीय नेतृत्व या स्पष्ट योजना नहीं थी। फिर भी असंतोष की धारा इतनी व्यापक हो चुकी थी कि अलग-अलग क्षेत्रों में लोग लगभग एक जैसी प्रतिक्रियाएं देने लगे। अध्याय में ये कहा गया है कि यही स्थिति विद्रोह को एक स्थानीय घटना से व्यापक आंदोलन में बदलने की भूमिका निभाती है। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि प्रस्तावना का ये चरण 1857 के विद्रोह की मानसिक और सामाजिक तैयारी का काल था। इसमें परिस्थितियां, अफवाहें, प्रशासनिक चूक और दंडात्मक कार्रवाइयां मिलकर ऐसा वातावरण बना चुकी थीं जिसमें किसी एक चिंगारी का भड़कना ही शेष रह गया था। यही कारण है कि विद्रोह शुरू होते ही वो तेजी से फैल गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर संकट बन गया। अध्याय 3, दिल्ली। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह में दिल्ली की केंद्रीय भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से विद्रोह का केंद्र बन गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की उपस्थिति ने विद्रोह को वैधता और एक साझा प्रतीक प्रदान किया। अध्याय में बताया गया है कि मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां कंपनी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। दिल्ली में प्रवेश करते ही विद्रोहियों ने मुगल सम्राट से नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। अध्याय में ये कहा गया है कि बहादुर शाह जफर स्वयं सक्रिय विद्रोही नहीं थे, फिर भी उनका नाम और पद विद्रोह को एक राजनीतिक स्वरूप देने के लिए पर्याप्त था। इससे विद्रोह स्थानीय असंतोष से ऊपर उठकर साम्राज्य विरोधी संघर्ष के रूप में सामने आया। दिल्ली में विद्रोह के फैलने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अध्याय में बताया गया है कि प्रारंभिक दिनों में विद्रोहियों के पास उत्साह तो था, लेकिन संगठित प्रशासन और सैन्य अनुशासन का अभाव था। विभिन्न टुकड़ियां और स्थानीय नेता अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे थे, जिससे समन्वय की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। अध्याय में ये कहा गया है कि इसी कमजोरी ने बाद में विद्रोह को भारी क्षति पहुंचाई। अध्याय में दिल्ली के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था की कठिनाइयों का भी उल्लेख है। विद्रोहियों की नियंत्रण में आने के बाद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया। सैनिकों और नागरिकों के बीच अनुशासनहीनता, आपसी मतभेद और संसाधनों की कमी ने स्थिति को जटिल बना दिया। अध्याय ये दर्शाता है कि दिल्ली में विद्रोह का शासन भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से मजबूत था, लेकिन व्यावहारिक प्रशासन में कमजोर साबित हुआ। ब्रिटिश प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए अध्याय में बताया गया है कि अंग्रेजी सेना ने दिल्ली को पुनः अपने नियंत्रण में लेने के लिए लंबी और कठिन घेराबंदी की। ये संघर्ष केवल सैन्य नहीं था, बल्कि नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी निर्णायक माना गया। अध्याय में ये कहा गया है कि दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना ब्रिटिश शासन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। दिल्ली के पतन के साथ जुड़े दमन का भी अध्याय में उल्लेख है। शहर पर पुनः नियंत्रण के बाद व्यापक हिंसा, दंड और प्रतिशोध की कार्रवाइयां हुईं। मुगल सत्ता का अंत और बहादुर शाह जफर का निर्वासन दिल्ली के साथ साथ पूरे विद्रोह के प्रतीकात्मक अंत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि दिल्ली का विद्रोह 1857 के आंदोलन का हृदय था। यही विद्रोह को राजनीतिक स्वरूप, ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक प्रतीक मिले। साथ ही अध्याय ये भी दर्शाता है कि संगठन, नेतृत्व और संसाधनों की कमी के कारण दिल्ली का विद्रोह अपनी पूरी संभावनाओं को साकार नहीं कर सका। फिर भी इसका प्रभाव भारतीय इतिहास पर अत्यंत गहरा और स्थायी रहा। अध्याय 4, कानपुर। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि कानपुर का विद्रोह स्थानीय नेतृत्व, सैन्य गतिविधियों और ब्रिटिश प्रतिक्रिया के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया। नाना साहिब की भूमिका ने कानपुर को विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में शामिल कर दिया। अध्याय में बताया गया है कि कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ सैनिक असंतोष से हुआ, लेकिन शीघ्र ही ये एक संगठित राजनीतिक चुनौती में बदल गया। अंग्रेजी प्रशासन के कमजोर होते ही विद्रोहियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। अध्याय में ये कहा गया है कि नाना साहिब को पेशवा की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता था, जिससे उन्हें जनता और सिपाहियों दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ। कानपुर में विद्रोह के दौरान प्रशासनिक और सैन्य निर्णयों की जटिलताओं का भी अध्याय में उल्लेख है। विद्रोहियों के पास संख्या और स्थानीय समर्थन था, लेकिन अनुभव और अनुशासन की कमी बनी रही। फिर भी प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
अध्याय में ये कहा गया है कि इस स्थिति ने विद्रोहियों में आत्मविश्वास को बढ़ाया और कानपुर को विद्रोह का एक सशक्त केंद्र बना दिया। अध्याय में कानपुर में फंसे यूरोपीय नागरिकों और सैनिकों की स्थिति का भी वर्णन है। सीमित संसाधनों, भीषण गर्मी और लगातार हमलों ने उनकी स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया। अंततः एक समझौते के तहत उन्हें सुरक्षित निकलने की अनुमति दी गई। अध्याय में ये बताया गया है कि इसी घटना के बाद घटित हिंसक प्रसंग ने विद्रोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया और ब्रिटिश जनमत को विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश प्रतिकार का वर्णन करते हुए अध्याय में कहा गया है कि कानपुर की घटनाओं के बाद अंग्रेजी सेना ने असाधारण कठोरता के साथ कार्यवाही की। बदले की भावना से प्रेरित दमन ने स्थानीय जनसंख्या को गहरे आघात पहुंचाए। ये भी बताया गया है कि इस प्रतिशोधात्मक नीति ने विद्रोह और ब्रिटिश शासन के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। अध्याय में ये भी दर्शाया गया है कि कानपुर का विद्रोह केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक वैधता, नेतृत्व और नैतिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ था। नाना साहिब का अंत अस्पष्ट बना रहा, जिससे कानपुर की घटनाएं किंवदंती और इतिहास के बीच की सीमा पर खड़ी दिखाई देती हैं। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि कानपुर 1857 के विद्रोह का एक निर्णायक और विवादास्पद अध्याय था। यहाँ विद्रोह ने शक्ति और कमजोरी दोनों को उजागर किया। एक ओर स्थानीय समर्थन और नेतृत्व, दूसरी ओर संगठन और दीर्घकालिक रणनीति की कमी। कानपुर की घटनाओं ने विद्रोह की दिशा को बदला और ब्रिटिश दमन को और अधिक क्रूर बना दिया, जिसका प्रभाव पूरे आंदोलन पर पड़ा। अध्याय 5 अवध। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान अवध क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि अवध का विद्रोह केवल सैन्य असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ था। 1856 में अवध के विलय ने इस क्षेत्र को विद्रोह के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया था। अध्याय में बताया गया है कि अवध के विलय के बाद वहां की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था टूट गई। नवाब की सत्ता समाप्त होने से दरबारी वर्ग, तालुकेदार और सैनिक एक साथ असंतुष्ट हो गए। तालुकेदारों से भूमि और अधिकार छीन लिए जाने से ग्रामीण समाज में व्यापक आक्रोश फैला। अध्याय में ये कहा गया है कि यही वर्ग बाद में विद्रोह का प्रमुख आधार बना। अवध में विद्रोह के फैलने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए अध्याय में बताया गया है कि सैनिक छावनियों और ग्रामीण इलाकों में असंतोष समान रूप से मौजूद था। सिपाहियों और स्थानीय जमींदारों के हित कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे विद्रोह को व्यापक जनसमर्थन मिला। अध्याय में ये कहा गया है कि अवध का विद्रोह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गहराई तक समाज में फैला हुआ था। लखनऊ को विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए अध्याय में बताया गया है कि यहाँ लंबे समय तक संघर्ष चला। रेजिडेंसी की घेराबंदी विद्रोह और ब्रिटिश प्रतिरोध दोनों की तीव्रता को दर्शाती है। अध्याय में ये कहा गया है कि लखनऊ का संघर्ष केवल सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि वो अवध पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए निर्णायक लड़ाई का रूप ले चुका था। अध्याय में अवध की जनता की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों, कारीगरों और धार्मिक नेताओं ने अलग अलग रूपों में विद्रोह का समर्थन किया। कई स्थानों पर विद्रोहियों ने स्थानीय शासन स्थापित करने का प्रयास भी किया। अध्याय ये दर्शाता है कि अवध में विद्रोह ने अस्थायी ही सही, लेकिन ब्रिटिश सत्ता को जमीनी स्तर पर चुनौती दी। ब्रिटिश दमन का वर्णन करते हुए अध्याय में बताया गया है कि अवध में कार्यवाही अत्यंत कठोर और लंबे समय तक चली। गांवों को नष्ट किया गया, तालुकेदारों की संपत्तियां जब्त की गईं और जनता को सामूहिक दंड का सामना करना पड़ा। अध्याय में ये कहा गया है कि इस दमन ने अवध की सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया और भविष्य की राजनीति पर स्थायी छाप छोड़ी। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अवध का विद्रोह 1857 के आंदोलन का सबसे व्यापक और जनाधारित रूप था। यहाँ विद्रोह ने राजनीतिक अपमान, आर्थिक शोषण और सामाजिक असंतोष को एक साथ व्यक्त किया। अध्याय ये भी दर्शाता है कि अवध में विद्रोह की तीव्रता और विस्तार ने ब्रिटिश शासन को ये समझने पर मजबूर किया कि भारत में सत्ता केवल सैन्य बल से स्थायी नहीं रह सकती। अध्याय 6 बिहार। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र की भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि बिहार में विद्रोह का स्वरूप स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय परिस्थितियों और सैन्य गतिविधियों से गहराई से प्रभावित था।
यहाँ विद्रोह ने एक संगठित और दीर्घकालिक संघर्ष का रूप लिया, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह जैसे अनुभवी स्थानीय नेता ने किया। अध्याय में बताया गया है कि बिहार में विद्रोह का प्रारंभ मुख्यतः सिपाहियों की बगावत से हुआ, लेकिन शीघ्र ही ये ग्रामीण समाज और स्थानीय जमींदारों तक फैल गया। बिहार की सामाजिक संरचना, जहां स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव गहरा था, विद्रोह को टिकाऊ आधार प्रदान करती है। अध्याय में ये कहा गया है कि कुंवर सिंह की प्रतिष्ठा और अनुभव ने विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में अध्याय में बताया गया है कि बिहार में विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीतियों का सहारा लिया। सीमित संसाधनों के बावजूद स्थानीय भूगोल और जनता के समर्थन का लाभ उठाया गया। अध्याय में ये कहा गया है कि इन रणनीतियों के कारण ब्रिटिश सेना को बिहार में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अध्याय में बिहार में ब्रिटिश प्रशासन की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रारंभिक चरण में प्रशासनिक ढांचा कमजोर पड़ गया और कई क्षेत्रों में नियंत्रण विद्रोहियों के हाथ में चला गया। हालांकि बाद में संगठित सैन्य अभियान के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। अध्याय ये दर्शाता है कि ये प्रक्रिया धीमी और अत्यंत हिंसक रही। कुंवर सिंह के अभियान और उनकी निरंतर लड़ाई को अध्याय में विशेष महत्व दिया गया है। अध्याय में बताया गया है कि उम्र और स्वास्थ्य की सीमाओं के बावजूद उन्होंने विद्रोह को जीवित बनाए रखा। उनके संघर्ष को केवल सैन्य प्रतिरोध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्थानीय स्वायत्तता की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश दमन की नीति का वर्णन करते हुए अध्याय में कहा गया है कि बिहार में भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई। गांवों को दंडित किया गया, संपत्तियां जब्त की गईं और संदिग्ध व्यक्तियों को कठोर सजाएं दी गईं। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि इस दमन ने विद्रोह को दबाने में तो सहायता की, लेकिन जनता और शासन के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बिहार का विद्रोह 1857 के आंदोलन की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक था। यहाँ विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से उभर कर सामने आई। अध्याय ये भी दर्शाता है कि बिहार में संघर्ष ने ये सिद्ध किया कि विद्रोह केवल क्षणिक विस्फोट नहीं था, बल्कि वो संगठित प्रतिरोध का एक गंभीर प्रयास था। अध्याय 7 झांसी। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की घटनाओं और रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि झांसी का विद्रोह राजनीतिक अन्याय, क्षेत्रीय स्वाभिमान और सैन्य संघर्ष का प्रतीक बन गया। झांसी का विलय और वहां की सत्ता को समाप्त किया जाना इस विद्रोह की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय में बताया गया है कि झांसी के विलय के बाद रानी लक्ष्मीबाई और राज्य की प्रजा में असंतोष गहराता गया। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी न मानने की नीति ने झांसी की संप्रभुता को समाप्त कर दिया, जिसे व्यापक अन्याय के रूप में देखा गया। अध्याय में ये कहा गया है कि इसी राजनीतिक अपमान ने झांसी को विद्रोह की दिशा में धकेल दिया। झांसी में विद्रोह के प्रारंभिक चरण का वर्णन करते हुए अध्याय में बताया गया है कि स्थानीय सिपाहियों और जनता ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नियंत्रण स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हुए राज्य की रक्षा के प्रयास किए। अध्याय में ये कहा गया है कि झांसी में विद्रोह को एक संगठित और अनुशासित रूप देने का प्रयास किया गया, जो अन्य कई केंद्रों से भिन्न था। सैन्य संघर्षों के संदर्भ में अध्याय में बताया गया है कि झांसी ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध किया। किले की घेराबंदी, सीमित संसाधनों के बावजूद रक्षा की रणनीति और सैनिकों का उत्साह झांसी के संघर्ष की विशेषताएं बताई गई हैं। अध्याय में ये कहा गया है कि झांसी का युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि वो विद्रोह के नैतिक पक्ष को सशक्त बनाता था। अध्याय में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया है। उनका साहस, संगठन क्षमता और युद्ध में सक्रिय भागीदारी झांसी के विद्रोह को प्रेरणादायक बनाती है। अध्याय ये दर्शाता है कि रानी केवल प्रतीकात्मक शासक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने वास्तविक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के पतन और उसके बाद की घटनाओं का भी अध्याय में उल्लेख है। अंग्रेजी सेना के पुनः कब्जे के बाद कठोर दमन किया गया और राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो गई।
अध्याय में ये कहा गया है कि झांसी का पतन विद्रोह के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन इससे प्रतिरोध की भावना समाप्त नहीं हुई। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि झांसी का विद्रोह 1857 के आंदोलन का सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक था। यहाँ संघर्ष ने ये दिखाया कि राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध संगठित और साहसी प्रतिरोध संभव है। अध्याय ये भी दर्शाता है कि झांसी की गाथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में स्थायी स्थान रखती है। अध्याय 8 राजपूताना और मध्य भारत। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान राजपूताना और मध्य भारत क्षेत्र की स्थिति और घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में विद्रोह का स्वरूप अन्य केंद्रों से भिन्न था। यहाँ विद्रोह व्यापक और एक समान नहीं था, बल्कि अलग-अलग रियासतों और इलाकों में अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अध्याय में बताया गया है कि राजपूताना की अनेक रियासतें पहले से ही ब्रिटिश संरक्षण में थीं और उनके शासकों ने विद्रोह में खुलकर भाग नहीं लिया। कई रियासतों ने तटस्थता बनाए रखी, जबकि कुछ ने अंग्रेजी सत्ता का समर्थन भी किया। अध्याय में ये कहा गया है कि इसी कारण राजपूताना क्षेत्र में विद्रोह को वो व्यापक जन समर्थन नहीं मिल सका जो अवध या बिहार जैसे क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसके विपरीत मध्य भारत में स्थिति अधिक जटिल और अस्थिर बताई गई है। यहाँ झांसी, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह ने अधिक उग्र रूप धारण किया। अध्याय में बताया गया है कि सैनिक छावनियों में असंतोष, स्थानीय शासकों की नाराजगी और जनता की भागीदारी ने मिलकर विद्रोह को बल दिया। विशेष रूप से ग्वालियर में विद्रोह का फैलाव इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय में ये भी कहा गया है कि राजपूताना और मध्य भारत में विद्रोह की दिशा स्थानीय परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित थी। जहां कुछ स्थानों पर केवल सैनिक बगावत तक ही विद्रोह सीमित रहा, वहीं कुछ इलाकों में राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने का प्रयास भी किया गया। इस असमानता ने विद्रोह को संगठित रूप लेने से रोके रखा। ब्रिटिश रणनीति पर प्रकाश डालते हुए अध्याय में बताया गया है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना ने स्थानीय शासकों की निष्ठा का लाभ उठाया। राजपूताना की स्थिर रियासतों का उपयोग विद्रोह को दबाने के लिए किया गया और मध्य भारत में सैन्य अभियान तेजी से चलाए गए। अध्याय में ये कहा गया है कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को विद्रोह से अलग-थलग रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। अध्याय में जनता की भूमिका को सीमित लेकिन महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ स्थानों पर किसानों और स्थानीय समुदायों ने विद्रोहियों का समर्थन किया, जबकि अन्य क्षेत्रों में भय और अनिश्चितता के कारण लोग तटस्थ बने रहे। अध्याय ये दर्शाता है कि राजपूताना और मध्य भारत में सामाजिक एकता का अभाव विद्रोह की एक बड़ी कमजोरी था। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि राजपूताना और मध्य भारत 1857 के विद्रोह का एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करते हैं। यहाँ विद्रोह ने कहीं सक्रिय संघर्ष का रूप लिया तो कहीं शांत निष्क्रियता दिखाई दी। अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में विद्रोह की सीमाएं और विभाजन ब्रिटिश शासन के लिए रणनीतिक लाभ साबित हुए, जिससे वे विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। अध्याय 9 पंजाब। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाब की भूमिका और उसकी विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि पंजाब उन क्षेत्रों में शामिल था जहां विद्रोह को फैलने से पहले ही काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। इसका कारण केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि प्रशासनिक सतर्कता और स्थानीय परिस्थितियां थीं। अध्याय में बताया गया है कि पंजाब हाल ही में ब्रिटिश शासन के अधीन आया हुआ क्षेत्र था और वहां अंग्रेजी प्रशासन अपेक्षाकृत संगठित और सतर्क था। 1849 में सिख साम्राज्य के पतन के बाद स्थापित प्रशासनिक ढांचा अभी नया था, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह के संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का अवसर मिला। अध्याय में ये कहा गया है कि इसी तत्परता ने पंजाब को बड़े पैमाने के विद्रोह से बचा लिया। सैन्य दृष्टि से अध्याय में बताया गया है कि पंजाब की सेना और स्थानीय सशस्त्र बलों का उपयोग विद्रोह को दबाने और अन्य क्षेत्रों में भेजने के लिए किया गया। यहाँ से सैनिक टुकड़ियां दिल्ली और आसपास के इलाकों में भेजी गईं, जिससे विद्रोहियों पर दबाव बढ़ा। अध्याय में ये कहा गया है कि यदि पंजाब विद्रोहियों के हाथ में चला जाता तो 1857 का संघर्ष कहीं अधिक व्यापक और घातक हो सकता था। अध्याय में ये भी बताया गया है कि पंजाब में स्थानीय समाज की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। सिख समुदाय, जो हाल ही में सत्ता से बाहर हुआ था, ने विद्रोह में सक्रिय भागीदारी नहीं की।
कई स्थानों पर स्थानीय वर्गों ने ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन किया या तटस्थ बने रहे। अध्याय ये दर्शाता है कि इस सामाजिक स्थिति ने विद्रोह को जड़ पकड़ने से रोका। प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अध्याय में कहा गया है कि पंजाब में कठोर और निर्णायक कदम उठाए गए। संभावित विद्रोहियों को पहले ही दबा दिया गया, संचार व्यवस्था पर नियंत्रण रखा गया और सैन्य अनुशासन को सख्ती से लागू किया गया। अध्याय में ये कहा गया है कि इन उपायों को समय पर लागू करने से विद्रोह के फैलने की संभावना काफी हद तक समाप्त हो गई। अध्याय में ये भी संकेत दिया गया है कि पंजाब की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ने ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम किया। उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा और संगठित सैन्य ढांचा अंग्रेजों के लिए रणनीतिक लाभ साबित हुआ। पंजाब को सुरक्षित रखकर अंग्रेजों ने विद्रोह के अन्य केंद्रों को अलग थलग कर दिया। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पंजाब 1857 के विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभाने वाला क्षेत्र था, भले ही यहां विद्रोह व्यापक रूप से नहीं फैला। पंजाब की स्थिरता ने ब्रिटिश शासन को सैन्य और प्रशासनिक शक्ति प्रदान की, जिसके आधार पर दिल्ली, अवध और मध्य भारत में विद्रोह को दबाया जा सका। अध्याय ये भी दर्शाता है कि 1857 की असफलता में पंजाब का अंग्रेजों के नियंत्रण में रहना एक महत्वपूर्ण कारण था। अध्याय 10 अंतिम चरण। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह के अंतिम चरण की घटनाओं और उसके क्रमिक पतन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय ये स्पष्ट करता है कि इस चरण तक आते आते विद्रोह अपनी प्रारंभिक तीव्रता खो चुका था, लेकिन कई क्षेत्रों में संघर्ष अभी भी जारी था। अंग्रेजी शासन ने इस समय तक सैन्य और प्रशासनिक रूप से स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अध्याय में बताया गया है कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख केंद्रों के पतन के बाद विद्रोह बिखरने लगा। नेतृत्व का अभाव, संसाधनों की कमी और समन्वय की कमजोरी विद्रोहियों की मुख्य समस्याएं बन गईं। अध्याय में ये कहा गया है कि विद्रोह अब बड़े संगठित संघर्ष के बजाय छोटे-छोटे टकरावों और स्थानीय प्रतिरोध तक सीमित हो गया था। मध्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का भी अध्याय में उल्लेख है। कुछ नेता और सैन्य टुकड़ियां अंतिम समय तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन उन्हें व्यापक समर्थन या स्थायी सफलता नहीं मिल सकी। अध्याय में ये कहा गया है कि इस चरण में विद्रोह मुख्यतः रक्षात्मक बन चुका था और पहल अंग्रेजी सेना के हाथ में चली गई थी। ब्रिटिश रणनीति पर प्रकाश डालते हुए अध्याय में बताया गया है कि अंतिम चरण में दमन की नीति और अधिक कठोर हो गई। सैन्य अभियानों के साथ साथ त्वरित न्याय, सार्वजनिक दंड और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्यवाहियां की गईं। अध्याय में ये कहा गया है कि इन उपायों का उद्देश्य केवल विद्रोह को दबाना नहीं था, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रतिरोध की संभावना को समाप्त करना था। अध्याय में ये भी दर्शाया गया है कि इस अंतिम चरण में जनता की भूमिका बदल चुकी थी। लंबे संघर्ष, भारी जनहानि और आर्थिक तबाही के कारण आम लोग थक चुके थे। कई स्थानों पर लोग शांति और स्थिरता की तलाश में विद्रोह से दूर हो गए। अध्याय में ये कहा गया है कि यही स्थिति विद्रोह के अंत को और तेज कर देती है। अध्याय में विद्रोह के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी उल्लेख है। भय, निराशा और टूटती उम्मीदों के बीच विद्रोहियों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता गया। साथ ही अंग्रेजी सत्ता की पुनर्स्थापना के साथ एक नया प्रशासनिक क्रम आकार लेने लगा। अध्याय ये संकेत देता है कि विद्रोह का अंत केवल सैन्य हार नहीं था, बल्कि वो एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत भी थी। अंत में अध्याय ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि 1857 के विद्रोह का अंतिम चरण धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से समाप्ति की ओर बढ़ा। विद्रोह अपनी तात्कालिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी उसने ब्रिटिश शासन को गहरे झटके दिए। अध्याय ये भी दर्शाता है कि इस संघर्ष के अनुभवों ने अंग्रेजी नीतियों और भारतीय समाज दोनों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, जो आगे के राजनीतिक विकास की पृष्ठभूमि बने। अध्याय 11 समग्र समीक्षा। इस अध्याय में 1857 के विद्रोह का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि यह विद्रोह न तो केवल एक सैन्य बगावत था और न ही पूरी तरह से संगठित राष्ट्रीय आंदोलन, बल्कि यह अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का संयुक्त परिणाम था। विद्रोह की प्रकृति, सीमाएं और उसके ऐतिहासिक महत्व को संतुलित दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। अध्याय में बताया गया है कि विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठनात्मक ढांचा था।
अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष तो हुए, लेकिन उनके बीच समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव बना रहा। अध्याय में यह कहा गया है कि यही कारण था कि विद्रोह व्यापक होते हुए भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। विभिन्न स्थानीय हितों और उद्देश्यों ने आंदोलन को एक समान दिशा देने में बाधा उत्पन्न की। साथ ही अध्याय में यह भी कहा गया है कि विद्रोह को केवल विफलता के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इसमें भारतीय समाज के अनेक वर्गों, सिपाही, किसान, शासक वर्ग और सामान्य जनता की सक्रिय या निष्क्रिय भागीदारी दिखाई देती है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति था और इसने विदेशी सत्ता की अजेयता की धारणा को तोड़ दिया। अध्याय में विद्रोह के परिणामों का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। 1857 के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कंपनी शासन का अंत हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अध्याय में यह कहा गया है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य शासन को अधिक सुदृढ़ बनाना था, लेकिन साथ ही इससे भारतीय समाज पर नियंत्रण भी कड़ा किया गया। सामाजिक और मानसिक प्रभावों पर भी अध्याय विशेष ध्यान देता है। विद्रोह के दमन के दौरान हुई हिंसा और कठोर दंड ने भारतीय समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की। वहीं दूसरी ओर इस संघर्ष की स्मृति ने आने वाली पीढ़ियों में प्रतिरोध और स्वतंत्रता की चेतना को जीवित रखा। अध्याय में यह कहा गया है कि 1857 ने भारतीय राजनीति की दिशा को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया। अध्याय यह भी दर्शाता है कि 1857 का विद्रोह एक संक्रमण काल का प्रतीक था। इसने पुराने राजनीतिक ढांचों के पतन और नए विचारों के उदय के बीच की खाई को उजागर किया। विद्रोह के बाद भारतीय समाज धीरे धीरे आधुनिक राजनीतिक संगठनों और विचारधाराओं की ओर बढ़ा, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बने। अंत में अध्याय यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। भले ही यह तत्कालीन उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की नीतियों को बदलने पर मजबूर किया और भारतीय चेतना में स्वतंत्रता की भावना को गहराई से स्थापित किया। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि 1857 को समझे बिना भारत के आधुनिक इतिहास को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद किताब के साथ। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।